उसने शम्मो के साथ चंद और ऐसी बातें की कि वो जवान साल और खूबसूरत औरत बेबसी के आलम में उसकी कायल हो गई। उसने आसफ को बता दिया कि घर में इतने पैसे नहीं हैं कि वो वकील करे। ये बेचने जा रही हूँ, मालूम नहीं कितने पैसे देगा। उसने आसफ को जेवरात की पोटली दिखाकर कहा, पैसे मिल गए तो ये मालूम नहीं कि वकील कहाँ से और किस तरह किया जाता है। जेवरात बेचने की जरूरत नहीं, आसफ ने कहा। अगर मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें तांगे में बिठा दूंगा और खुद दूसरे तांगे पर बैठूंगा। मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ जा रही हो। शम्मो की बेकसी और मजबूरी का ये आलम था कि ना चाहते हुए भी वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वहाँ तांगों की कमी नहीं थी। आसफ ने एक तांगे वाले के साथ बात की और शम्मो को इसमें बैठने का इशारा करके खुद दूसरे तांगे के पास जा खड़ा हुआ। तांगा चल पड़ा तो उसके दिल पर घबराहट तारी हो गई कि उसके पास जेवरात हैं और वो खुद भी शक्लो सूरत और उम्र के लिहाज से जेवरात की तरह कीमती है और आसफ उसके खामद के हाथों जख्मी हुआ है। ये शख्स जरूर इंतकाम लेगा। वो अपने बच्चे को अपनी एक पड़ोसन के बच्चों के साथ उसके घर छोड़ आई थी। इसने तांगे से कूद जाने की भी सोची। बिल्कुल पीछे आसफ तांगे में आ रहा था। शम्मो में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तांगे से कूद जाती। उसने दिल ही दिल में खुदा को याद करना शुरू कर दिया और रोने लगी। उसने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, मगर चैन फिर भी ना आया। उसे चक्कर भी आए और उसी उधेड़बन में तांगा कचहरी के हाथे में दाखिल होकर रुक गया। आसफ ने अपने तांगे से उतरकर शम्मो को भी उतरने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वो आसफ के साथ एक वकील के सामने खड़ी थी। उस वक्त को याद करते हुए उसने कहा, लोगों के जिस्म कांपा करते हैं, मेरा दिल कांप रहा था और खड़े खड़े मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता और मैं जरा सी देर के लिए अंधी हो जाती थी। मैंने निकाब गिरा रखा था। आसफ ने वकील को लड़ाई झगड़े की बातें सुनाकर कहा कि जमानत करानी है। वकील सारा केस लेना चाहता था, लेकिन आसफ ने कहा कि आप जमानत करा दें तो केस भी आपको दे देंगे। शम्मो को ये मालूम नहीं कि आसफ ने वकील को कितने पैसे दिए थे, दिए भी थे या नहीं। उसे ये याद है कि आसफ ने उसे कहा था, पेशी वाली तारीख ये वकील कोर्ट में आ जाएगा, किसी को ये पता न चलने देना कि वकील का इंतजाम मैंने किया था। जेवरात घर ले जाओ, ये कहकर आसफ ने उसे 3 रुपए दिए और कहा, ये घर तक के तांगे का किराया है, और वो शम्मो को सोचों में उलझाकर चला गया। शम्मो की ये हालत हो गई कि रात को तन्हाई में आसफ के मुताल्लिक सोचती तो कभी वो इसे अच्छा लगता और कभी वो वहमों में पड़ जाती। उसे ख्याल भी आया कि आसफ इसके खामद को जेल से निकाल कर कत्ल कर देगा। ऐसे बहुत से वहम थे जो उसे परेशान करते रहे। पेशी की तारीख आ गई। शम्मो कचहरी गई और उस अदालत के दरवाजे में खड़ी होगी जहाँ उसके खामद को पेश करने के लिए लाया जा रहा था। वकील आ गया और कुछ देर बाद उसका खामद भी हथकड़ियों में बंधा हुआ आ गया। अदालत के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ थी। इनमें मुजरिम थे, गवाह भी थे और मुजरिमों के अजीज रिश्तेदार भी। वकील ने जमानत की दरख्वास्त दे रखी थी जो मंजूर हो गई। इसके सिवा और कोई कार्रवाई ना हुई और गवाह पेश ना हुआ। थानेदार के अलावा आसफ, उसका बहनोई और मोहल्ले के 3-4 आदमी आए हुए थे। मजिस्ट्रेट ने शम्मो के खामद को जमानत पर रिहा करके अगली तारीख दे दी। शम्मो ने अपने खामद में साफ तौर पर तब्दीली देखी। उसने शम्मो से ये भी ना पूछा कि वकील किस तरह और कितने पैसों से किया था। जेवरात की फरोख्त के मुतालिक भी कोई बात न की। बच्चा बेताब होकर उसके साथ लिपट गया। उसने बच्चे को जरा सा उठाया, फिर नजरअंदाज कर दिया। ये गालिबन जेल का असर था और जहन पर मुकदमे का खौफ भी, मगर वो इस तरह बातें करता था जैसे इसे अपने दुश्मनों को कत्ल कर देगा। शम्मो के साथ उसने घर की कोई बात ना की। उसने ये भी ना पूछा कि उसने ये 2 हफ्ते किस तरह गुजारे हैं। शम्मो ने उसे बताया कि उसका बड़ा भाई और उसकी बीवी रस्मी तौर पर भी इनके घर नहीं आए। ये सुनकर इसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो खामोशी से खला में नजरें जमाए रहा। एक तब्दीली ये भी आई कि शम्मो पर उसने पहले से ज्यादा गुस्सा झाड़ना शुरू कर दिया। मोहल्ले के बाज लोगों ने समझौता कराने और मुकदमा खत्म कराने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने पहले आसफ और उसके बहनोई से कहा कि वो मुकदमा वापस ले लें। शम्मो को मालूम हुआ कि आसफ फौरन मान गया था, उसका बहनोई नहीं मान रहा था। आखिर वो भी मान गया। इसके बाद 3-4 मुअज़्ज़ज़ आदमी शम्मो के खामद के पास गए और उसे कहा कि आज रात वो आसफ के बहनोई के घर आ जाए ताकि समझौता करा दिया जाए। समझौता? कैसा समझौता? शम्मो का खामद बोला, मैं मुकदमा लड़ूंगा, मकान बेच डालूंगा, बीवी का जेवर बेच डालूंगा, समझौता नहीं करूंगा। मुअज़्ज़ज़ीन ने उसका गुस्सा ठंडा कराने की कोशिश की, मगर उसका गुस्सा तेज ही होता गया। उसे कहा गया कि उसने 2 आदमियों को जिस तरह जख्मी किया है, इसे कातिलाना हमला भी कहा जा सकता है, जिसकी सजा 5 साल होगी। मगर शम्मो का खामन तो जैसे दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था। आप कातिलाना हमला कहते हैं, जरा मुकदमा खत्म हो लेने दो। अगर मुझे सजा हो गई तो वापस आकर इनके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसकी हट दर्मी और शम्मो, उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। इसकी सजा इन दोनों की जिंदगी जहन्नम बनने का खतरा था। मुअज़्ज़ज़ीन मायूस होकर चले गए। शम्मो ने उसे कहा कि अपने बच्चे की खातिर वो समझौता कर ले, मगर वो ना माना। फिर मेरी तरफ देखो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या बनेगा? शम्मो ने कहा, तुम्हारा भाई मुझे देखने नहीं आया था, गैर मेरा क्या ख्याल रखेंगे? इसका भी उस पर कोई असर ना हुआ। शम्मो ने उसे मनाने की और ज्यादा कोशिश की तो उसने शम्मो की पिटाई कर दी और इस किस्म के नागवार अल्फाज कहे, तू खसम के बगैर रह नहीं सकेगी, मैं कैद हो गया तो किसी और को खसम बना लेना। इससे जाहिर होता कि उसने इस हादसे और जेल के मुकदमे का बहुत बुरा
असर लिया था। शम्मो को अपना और अपने बच्चे का गम था। उसने समझौते की दरपर्दा कोशिशें शुरू कर दी। वो आसफ के बाप से चोरी छुपे मिली और उसे कहा कि वो मुकदमा वापस ले लें। इसने मुशफ़िक बाप की तरह समझाया कि मुकदमा वापस लेने का एक कानूनी तरीका है जिसमें इसके खामद के तावन की जरूरत है, फिर थानेदार को राजी किया जाएगा कि इस सिलसिले में मदद करे। आसफ घर में था। इसने शम्मो के साथ इस तरह बात की जैसे उसे पहली बार देखा हो। मैं आज ही मुकदमा वापस ले सकता हूँ, आसफ ने कहा। अगर मुकदमा वापस ना हुआ तो मैं अदालत में ऐसा बयान दूंगा कि तुम्हारा खामद बरी हो जाए, मगर तुम्हारा खामद मुझे कत्ल की धमकी दे चुका है। खुदा की कसम सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल आता है, वरना मैं इस आदमी को धमकी के जवाब में कत्ल करके दिखा दूं। तुम इसे राजी करो, मैं राजी ही राजी हूँ। शम्मो की जो शामत आई तो इसने अपने खामद को बता दिया कि आसफ यूं कहता है। खामद ने असल बात से हटकर शम्मो से पूछा, वो तुम्हें कहाँ मिला था? शम्मो ने सारी बात बता दी। खामद ने उससे पीट डाला और कहा, आसफ को मैं जानता हूँ, आवारा और बदमाश है, बाप का रुपया तुम जैसी औरतों पर लुटाता फिरता है। तुमने उसके साथ क्या दोस्ती लगाई है? शम्मो ने कहा, उससे रुपए की लालच से दोस्ती लगानी होती तो मुकदमा वापस कराने की कोशिशें क्यों करती? फिर यही बेहतर समझती कि खामद कैद हो जाए और वो किसी रुपए पैसे वाले के साथ दोस्ती लगा ले। इस पर उसकी और ज्यादा पिटाई हुई। शम्मो तैश में आ गई, मगर औरत का तैश उसे ही जलाता है, वो किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शम्मो के दिल में खामद का जो एहतराम था वो खत्म हो गया। खामद अपनी बीवी से हकमाना एहतराम और मोहब्बत कराना चाहता था, मगर समझता नहीं कि औरत का दिल किसी हुक्म का पाबंद नहीं होता। शम्मो पत्थर नहीं थी, फरिश्ता भी नहीं थी, फिलोसफर और माहिर नफ्सियात नहीं थी। वो रबड़ की गेंद की तरह की एक चीज थी जिसे आराम से जहाँ रखो वहीं पड़ी रहती है। अगर उसे पटक दो तो वो उछल कर वापिस आती है, अगर एहतियात ना करो तो पटकने वाले के मुंह पर लगती है। चार दीवारी की दुनिया की बाज औरतें रबड़ की चीजें होती हैं। शम्मो भी पटकी हुई गेंद की तरह उछली, मगर अपने बच्चे के मुस्तकबिल ने उसे बुज़दिल बना दिया और इस तल्ख हकीकत ने भी उसके पर नोच रखे थे कि इसका बाप भी नहीं, कोई भाभी भी नहीं, कोई भाई भी नहीं। इसमें ये समझने की तो अहलियत ही नहीं थी कि उसके खामद में जो गुस्सा है वो इसका अपना पैदा करदा नहीं, ये इसी माशरे और घरेलू निजाम की पैदावार है। इस पर मुकदमा बन गया तो कानून उधर को ही झुका रहेगा जिधर रुपया पैसा ज्यादा था। शम्मो बहुत परेशान थी। उसे किसी ने मशवरा दिया कि थानेदार के पास जाओ और उसे बताओ कि मुखालफिन मुकदमा वापस लेने और समझौता पर आमादा है, लेकिन उसका खामद उसे उजाड़ने पर तुला हुआ है। अगले रोज इसका खामद काम पर चला गया तो शम्मो थाने चली गई। उसने थानेदार को अपनी बिपता सुनाई और अपने खामद का सलूक भी बताया। थानेदार ने बहुत सारा वक्त सर्फ करके इसकी बात दिलचस्पी से सुनी और कहा कि चूंकि गैर कानूनी काम है, कागजों पर गड़बड़ करनी पड़ेगी जो मैं दिन के वक्त सबके सामने नहीं कर सकता, इसलिए तुम शाम के बाद आना, लेकिन थाने में ना आना। थानेदार ने उसे थाने के अहाते का एक रास्ता बताकर कहा, इधर से पीछे को मेरे क्वार्टर में चली आना, वहीं काम कर दूंगा। थानेदार ने इतनी ज्यादा दिलचस्पी और हमदर्दी का इजहार किया कि शाम के बाद शम्मो ने खामन से झूठ बोला कि वो अपनी बहन के घर जा रही है क्योंकि उसकी माँ सख्त बीमार है। खामन ने इस शर्त पर इजाजत दे दी कि जल्दी वापस आ जाना। उसने बच्चे को अपने पास रख लिया ताकि शम्मो रात के लिए बहन के घर ना रुक जाए। शम्मो थाने की तरफ चली गई। वो थाने के दूसरे दरवाजे से अभी कुछ दूर थी कि आहिस्ता से आवाज सुनाई दी, शम्मो ठहरो। वो घबरा कर रुक गई। अंधेरे में दो आदमी खड़े थे। इसने एक को तो आवाज पहचान ली थी, वो आसफ था। मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रही हो, आसफ ने शम्मो से कहा। यहीं से वापस चली जाओ। शम्मो ने फिर भी उसे बताया कि थानेदार ने उसे रात को बुलाया है। मैंने कहा है कि मुझे मालूम है इसने तुम्हें रात को बुलाया है, आसफ ने कहा। वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता, अगर कर सकता तो दिन को ही कर देता। शम्मो के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो क्या करे। वो शशो पंच में पड़ गई। आखिर आसफ ने इसे साथ वाले आदमी के मुतालिक उसे बताया कि ये पुलिस का हवलदार है और उसका दोस्त है। इस हवलदार ने थानेदार की बातें सुनी थी जो वो शम्मो से कर रहा था। इत्तेफाक से हवलदार की मुलाकात आसफ से हो गई। इसने आसफ को इसकी नीयत से ये बात बताई कि आसफ खुश होगा कि इसके दुश्मन की बीवी को आज रात थानेदार खराब करेगा। आसफ खुश होने की बजाय परेशान हो गया। उसने हवलदार से कहा कि वो इस औरत की इज्जत बचाना चाहता है क्योंकि इसका खामन जानवर है। हवलदार ने इसका साथ दिया और शाम के बाद दोनों उस रास्ते पर जा खड़े हुए जिधर से शम्मो को आना था। वो आ गई। इन्होंने उसको ये कहकर वापस भेज दिया कि किसी से जिक्र ना करे कि इन्होंने उसे रोका था। वो तांगे पर जाने की बजाय पैदल घर गई ताकि खामन ये शक न करे कि वो इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई है। बहन का घर बहुत ज्यादा दूर था। सुबह जब उसका खामन काम पर चला गया तो वही खरांट औरत आ गई जो खामन की गिरफ्तारी के बाद उसके पास आई थी। बहुत चालाक औरत थी। इसने शम्मो से हमदर्दी का इजहार करके थानेदार की तारीफों की पुल बांधे और पैगाम दिया कि रात को वो मुकदमे के कागजात अपने आगे रखे उसका इंतजार करता रहा, मगर वो ना गई। शम्मो ने कहा कि शाम के बाद खामद उसे बाहर नहीं निकलने देता। इस औरत ने कहा कि अब चली जाओ। शम्मो समझ गई इसने आने का वादा किया और उसे टरखा। राजीनामे और समझौते को शम्मो के खामद ने चौपट कर दिया था। उसने शम्मो के कुछ जेवरात बेचकर एक वकील कर लिया था। यह वही वकील था जो आसफ ने शम्मो को जमानत के लिए दिया था। मुकदमे की पेशी हुई। खामद कचहरी गया। वापिस आकर इसने शम्मो को कुछ नहीं
बताया सिवाय इसके कि सब ठीक है। हफ्ते बाद दूसरी पेशी थी। इससे पहले शम्मो को इसी औरत की जुबानी थानेदार के एक और पैगाम मिला कि अपने खामद को कैद से बचाना चाहती हो तो आ जाओ। इस औरत ने उसे ये कहकर दहशत ज़दा कर दिया कि इसके खामद को कम से कम 7 साल सजाए कैद होगी। शम्मो का तो सांस रुक गया, मगर अपनी इज्जत रिश्वत के तौर पर देने के लिए तैयार न हुई। अगली पेशी के बाद भी खामद ने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक है। तीसरी पेशी के बाद खामद घर आया तो उसने शम्मो को मुजरिमों की तरह सामने बिठा लिया। पहला सवाल ये पूछा, आसिफ के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? शम्मो चकरा गई। उसने कहा कि वो आसिफ को जानती ही नहीं। खामद ने बड़ी जोर से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, सच बताओ तो छोड़ दूंगा। शम्मो ने होंठ सी लिए कि कसम खा ली कि कुछ नहीं बताएगी। राज खुला तो मालूम हुआ कि उस रोज आसिफ की गवाही थी। इसने अदालत में ऐसा बयान दिया जो शम्मो के खामद के हक में जाता था। दोनों फरीकों के वकीलों ने जिरा की तो आसिफ ने साफ तौर पर ऐसे जवाब दिए जो शम्मो के खामद को बरी कराने के लिए काफी थे। खामद ने शम्मो को ये नहीं बताया कि बयान क्या थे, इतना ही बताया कि आसिफ ने साबित कर दिया कि उसके सर पर मुलजिम ने ईंट नहीं मारी बल्कि बीच बचाव करते लग गई थी, और ये भी कि मुलजिम के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं। खामद ने शम्मो से कहा कि इस वकील ने अदालत से बाहर आकर हैरत का इजहार किया था कि आसिफ ने इसके हाथों जख्मी होकर भी ऐसे बयान दिए हैं। वकील ने खामद को बता दिया कि शम्मो आसिफ के साथ उसके पास आई थी और कहा था कि जमानत करानी है। वकील ने यह भी बता दिया कि उससे पैसे आसिफ ने दिए थे। ये ऐसा इंकशाफ था जो शम्मो और आसिफ के तल्लुकात को साबित करता था। इस जनूनी खामद ने ये ना सोचा कि अगर आसिफ के तल्लुकात इसकी बीवी के साथ थे तो वो खामद को क्यों बचाता, बल्कि कोशिश करता कि खामद कैद में चला जाए। मगर वो घर का डिक्टेटर था। डिक्टेटर किसी से मशवरा नहीं लिया करते। उसने शम्मो पर बदकारी का इल्जाम आयद करके उस पर जुल्म और तशद्दुद शुरू कर दिया जो पहले ही कम नहीं था।